नमस्कार। लक्स क्लासेस बालोतरा के YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। प्यारे विद्यार्थियों, अपन बातचीत कर रहे थे 7वीं क्लास की विज्ञान अर्थात साइंस विषय की, जिसके पहले अध्याय की बातचीत की थी पाद ब में पोषण। उसकी अपनी एक क्लास हुई है और आज आपके पहले पार्ट की दूसरी क्लास है। और इससे पहले की क्लास देखने के लिए आपको जाना पड़ेगा लक्स क्लासेस बालोतरा के YouTube चैनल पर। ठीक है, ये YouTube चैनल है, आपको सर्च करना लक्स क्लासेस बालोतरा और सबसे पहले इसको सब्सक्राइब करने के बाद में वीडियो के पास में आपको जस्ट ऑप्शन दिखेगा प्लेलिस्ट पर, वहाँ प्लेलिस्ट पे आना है और आपको क्लास 7th विज्ञान साइंस करके आपको प्लेलिस्ट मिलेगी। इसके ऊपर ऐसे व्यू फुल प्लेलिस्ट करके करना है और यहाँ पे आप आओगे तो यहाँ पर आपको क्रमानुसार वीडियो मिल जाएंगे। ठीक है, यहीं पे आपको सारी जितनी भी आपकी क्लासें होंगी यहाँ पे आपको सारे वीडियो अवेलेबल होंगे। अगर आप बीच में से वीडियो देखोगे तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा, क्रमानुसार आपको देखना है। जैसे क्लास नंबर 1, क्लास नंबर 2, तो आज की अपनी जो क्लास नंबर है वो दूसरी है। ठीक है, अब उससे पहले मैं आपको एक चीज समझाऊंगा कि कल अपन ने जो पढ़ा था ना उसका पहले कर लेते हैं रिवीजन थोड़ा बहुत, उसके बाद में मैं आपको वीडियो दिखाऊंगा कि कैसे पेड़ पौधे भोजन बनाते हैं। तो कल अपन ने पादपों में पोषण से शुरुआत की थी। मैंने आपको पेड़ बताया था, पेड़ बड़ा होता है, पौधा छोटा होता है, पौधे को एक स्थान से दूसरे स्थान से ले जा सकते हैं। ठीक है, फिर मैंने आपको पोषक तत्व बताए थे जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन, खनिज। फिर मैंने आपको खनिज बताया था कि मनुष्य के शरीर में खनिज कहाँ होता है, किस तरीके से होता है। ठीक है, और फिर मैंने बताया था कि भाई पेड़ पौधे वो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं और अपन जो है वो पेड़ पौधों के ऊपर निर्भर रह के भोजन बनाते हैं। और पेड़ पौधों के अंदर जो भोजन बनाने की विधि है उसको पोषण कहते हैं। और जो पेड़ पौधे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं उसे स्वपोषण कहते हैं। और स्वपोषण स्वयं भोजन बनाने वाले जो जीव है, जो पादप है, वो स्वपोषी कहलाते हैं। और जो दूसरों के ऊपर निर्भर रह के जो भोजन बनाते हैं वो विषमपोषी कहलाते हैं। ठीक है, और जो भोजन बनाने की जो विधि है पेड़ पौधों के अंदर उसे प्रकाश संश्लेषण नाम दिया जाता है। और पेड़ पौधों में जो पत्तियां होती है वो एक प्रकार से भोजन बनाने की फैक्ट्रियां हैं और पेड़ पौधों के अंदर ही पत्तियां अपना भोजन बनाती है। ठीक है, ये सारी चीज देखी थी। और जड़ के अंदर से उनके अंदर पानी जाता है, वो सारी चीज। फिर अपन ने कोशिकाओं की बात की थी कि भाई जो कोशिकाएं होती है वो बहुत सारी कोशिकाएं होती है। जैसे मैंने प्याज का उदाहरण देकर के आपको कहा है और ये चित्र देखा है। ठीक है ना, और फिर मैंने आपको रंध्र के बारे में बताया था कि पत्तियों के छोटे छोटे रंध्र होते हैं वो सूर्य का प्रकाश के माध्यम से खुल जाते हैं। फिर उनके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड चली जाती है और फिर जड़ों के माध्यम से पानी, जल, खाद पत्तियों के पास पहुंचते हैं और पत्तियां अपना भोजन बनाती हैं। ठीक है, और सबसे महत्वपूर्ण बात की थी कि भाई पत्तियों में, पेड़ पौधों में जितनी भी पत्तियां होती हैं उन पर भोजन तभी बनेगा जब सूर्य की ऊर्जा उनको प्राप्त होगी। तो सबके लिए सूर्य की ऊर्जा इंपॉर्टेंट है। यहां तक सारी बात की थी और कल यहां से अपने को मतलब आगे पढ़ना था यहां से। ठीक है, तो उससे पहले मैं आपको एक वीडियो बताता हूं। इस वीडियो को देखो, आप आराम से इस वीडियो को देखो। इस वीडियो के अंदर दिखाया जा रहा है कि पेड़ पौधे भोजन कैसे बनाते हैं। देखो, ये एक पेड़ है और मिट्टी के अंदर उगा हुआ है। ठीक है ना, फोटोसिंथेसिस यानी प्रकाश संश्लेषण। यहाँ पे सूर्य है, सूर्य का प्रकाश पेड़ पौधों की पत्तियों पर पड़ते हैं। मतलब ये एक पेड़ का उदाहरण दिया गया है, बाकी सब पे ऐसे ही पड़ता है। तो पत्तियों पे पड़ते ही क्या होता है कि इनकी पत्तियों के अंदर जो रंध्र होते हैं वो खुल जाते हैं। और दूसरी प्रोसेस क्या होती है, जड़ों के पास प्रोसेस होता है। अब जड़ों में क्या क्या आ रहा है, वाटर एंड मिनरल, यानी ये देखो यहाँ नीचे दिख रहा है वाटर एंड मिनरल, यानी खाद और पानी है वो जड़ों के पास में आना शुरू हो जाता है जैसे ही सूर्य की किरणें यहाँ पे पड़ती है। तो ये खाद और पानी इनकी जड़ों में आता है। फिर क्या प्रोसेस होता है, पत्तियों के पास में कौन सी चीज जाती है, CO2 जाती है, यानी कार्बन डाइऑक्साइड। ये देखो कार्बन डाइऑक्साइड इनकी पत्तियों में जा रही है। ठीक है, ये देखो सारी कार्बन डाइऑक्साइड जा रही है। ओके, अब कार्बन डाइऑक्साइड गई, कार्बन डाइऑक्साइड जाने के बाद में क्या चीज हुआ, देखो अब देखो, जैसे ही सूर्य की किरणें पड़ी, पत्तियां के रंध्र चौड़े हुए, रंध्र चौड़े होते ही जड़ों को संदेश मिल गया कि अब भोजन बनाने का प्रोसेस शुरू होगा। ठीक है ना, अब भोजन बनाने का प्रोसेस शुरू हुआ तो जड़ों ने अपना कार्य करना शुरू कर दिया। जड़ों के माध्यम से जल और जो खाद्य पदार्थ है, यानी जो नाइट्रोजन और जो खाद है या उर्वरक है, वो जड़ों के माध्यम से पत्तियों तक पहुंचने शुरू हो गए। और पत्तियों ने अपने अंदर क्या ले ली, कार्बन डाइऑक्साइड लेनी, CO2 ले ली। ठीक है, और यहाँ से क्या चीजें बनी, पत्तियों के जस्ट नीचे क्या चीज बनी, उन्होंने सनलाइट ली, सनलाइट के बाद में कार्बन डाइऑक्साइड ली, कार्बन डाई के बाद में इन्होंने वाटर लिया। ठीक है, और ये इतने पदार्थ अपने अंदर ग्रहण किए और ग्रहण करने के बाद में ये वापस क्या छोड़ रही है, ऑक्सीजन छोड़ रही है। और जो पेड़ पौधों के ऊपर जो फल लगते हैं वो बनाएंगे भोजन के माध्यम से। ठीक है ना, तो देखो सनलाइट लिया, कार्बन डाइऑक्साइड ली, वाटर लिया और खाद ली। ठीक है, और इसके बाद में इन्होंने दिया क्या, ऑक्सीजन दिया और जो इनके पदार्थ होते हैं वो दिए। अब देखो पेड़ पौधों में भोजन होते ही पेड़ पौधे क्या करना शुरू कर देते हैं, ऑक्सीजन देना शुरू कर देते हैं। देखो किस तरीके से ऑक्सीजन बाहर निकल रही है पेड़ पौधों के माध्यम से। और पेड़ पौधे जो ऑक्सीजन छोड़ते हैं वही हमारे शरीर के लिए हम वापस सांस लेने में उपयुक्त कर लेते हैं। तो लोग कहते हैं ना कि भाई पेड़ पौधे नहीं काटने चाहिए। आपने कई बार सुना होगा कि पेड़ पौधे उनको नहीं काटना चाहिए, बचा के रखना चाहिए। देखो
ये क्या बता रहा है कि वाटर, सनलाइट और कार्बन डाइऑक्साइड मिलकर के किसका निर्माण कर रहे हैं? ऑक्सीजन का निर्माण कर रहे हैं। किसके माध्यम से? पेड़ पौधों के माध्यम से। ठीक है, तो पूरा प्रोसेस मुझे लगता है आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। ठीक है, अगर ऐसा ही अगर जानकारी अच्छी लग रही है तो वीडियो लाइक जरूर करें और साथ ही साथ अपने जितने भी फ्रेंड्स हैं उनको शेयर भी करें। ठीक है, अब आगे देखो, मैं एक मेरी भाषा में इसको और समझा देता हूँ, आगे फोटो आएगा तब, ठीक है ना, आगे पिक्चर आएगी इसकी समझने की, तब मैं बताऊंगा। देखो, प्रकाश संश्लेषण न पौधे की स्थिति में पादपों का अस्तित्व नहीं होता। अब प्रकाश संश्लेषण नहीं होने की स्थिति में पादपों में अस्तित्व नहीं होता। अगर प्रकाश किसी भी पौधे के ऊपर नहीं पड़ रहा है तो वो अपना भोजन नहीं बना सकता। अब इसका उदाहरण देखना है तो आप क्या करना, एक पौधा लेना और एक पौधे को तो आप बाहर धूप के अंदर रखना और दूसरे पौधे को गमले के अंदर डाल करके आप कमरे के अंदर बंद कर देना। भले ही आप कितना ही उसको पानी दोगे लेकिन वो उतना अच्छी तरीके से विकसित नहीं होगा जितना कि बाहर धूप के अंदर पड़ा हुआ पौधा है वो अच्छी तरीके से विकसित होता है। ठीक है, सभी जीवों को अस्तित्व प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से पादपों द्वारा निर्मित भोजन पर निर्भर करता है। इसके अतिरिक्त सभी जीवों के लिए परम आवश्यक ऑक्सीजन भी प्रकाश संश्लेषण के दौरान निर्मित होती है। जैसे कि अपन ने अभी चित्र के अंदर देखा कि जो ऑक्सीजन है वो भी प्रकाश संश्लेषण के द्वारा बनती है। प्रकाश संश्लेषण की अनुपस्थिति में पृथ्वी पर जीवन की कल्पना असंभव है। प्रकाश संश्लेषण की अनुपस्थिति, अगर सूर्य के ऊपर प्रकाश नहीं है तो यहाँ पे किसी भी प्रकार का जीव पैदा नहीं हो सकता। ठीक है, या जीवित नहीं रह सकता। प्रकाश संश्लेषण के दौरान पत्ती की क्लोरोफिल युक्त कोशिकाएं, जो कि चित्र 1.2 के अंदर दी हुई है, सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड एवं जल से कार्बोहाइड्रेट का संश्लेषण करती है। इस प्रक्रम को निम्न समीकरण के द्वारा दर्शाया जा सकता है। देखो, अब पेड़ पौधा जब भोजन बनाता है तब कार्बन डाइऑक्साइड लेता है, जल लेता है, फिर सूर्य का प्रकाश लेता है और क्लोरोफिल यानी पत्तियों के ऊपर पड़ता है, जिससे क्या बनती है? कार्बोहाइड्रेट और ऑक्सीजन बनता है। इस प्रक्रम में ऑक्सीजन निर्मुक्त होती है, कार्बोहाइड्रेट अतः मंड स्टार्च में परिवर्तित हो जाती है। जैसे कि ये देखो, पेड़ के अंदर एक पत्ती होती है, उस पत्ती के ये पिछले वाला भाग है और इस पिछले वाले भाग को आप देखोगे तो आपको छोटे छोटे रंध्र दिखेंगे, जिनको क्या कहा जाता है? इस तरीके से क्या कहा जाता है? इनको रंध्र द्वार का कहा जाता है। और ये क्या है? रंध्र द्वार की कोशिकाएं हैं। ये एक पत्ती का चित्र है और इस तरीके के जो हरे हरे का इनके अंदर वर्णक बने होते हैं इनको क्लोरोफिल कहा जाता है। और पेड़ पौधों की पत्तियां हरी क्यों दिखाई जाती है? क्योंकि दिखाई देती है उनके अंदर क्या पाया जाता है? क्लोरोफिल पाया जाता है। तो ये एक प्रकार से पत्ती का चित्र दिया हुआ है कि पत्ती के अंदर भोजन कहाँ बनता है, तो पीछे वाला जो पार्ट होता है वहां। अब भोजन बनता कहाँ है, इसका मतलब ये नहीं हुआ कि कोई वहां पे भगोला, तवा, गैस या चकला बेलन लेके बैठेगा और आपको दिखाई देगा। उनका प्रोसेस वो दिखाई नहीं देगा आपको। आप पेड़ के पास में जाके भी बैठ जाओगे ना, आप ऐसा नहीं देख सकते कि ये देखो पत्ती उड़ के आई है, बघार वाली देगड़ी लेके आई है और अब ये लूण मिर्च डाल रही है या फिर कोई लहसुन सील रहा है। ऐसा प्रोसेस आपको नहीं दिखाई देगा। ये इनकी प्रकृति की देन है और ये प्रकृति की देन इनके अंदर होती है, ये आप अपनी आंखों से नहीं देख सकते। ये एक कल्पना करके आपको इस तरीके से बताया गया है चीजों के बारे में। ठीक है ना? तो ये इसका चित्र है। ठीक है, अब आगे देखो, पत्ती में स्टार्च की उपस्थिति प्रकाश संश्लेषण प्रक्रम का संपन्न होना दर्शाता है। स्टार्च भी एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट है। ठीक है, अब देखो, अगर आपको वॉइस में थोड़ी बहुत दिक्कत हो रही है तो आप एयरफोन लगा सकते हैं और वीडियो क्वालिटी में परेशानी हो रही तो आप 360p की जगह क्वालिटी बढ़ा करके 720p कर सकते हैं, जहां पे आपको बढ़िया क्वालिटी के साथ में दिखेगा। अब मैं वही पर कोई प्रोसेस वापस आपको बता देता हूँ। देखो, ये एक पेड़ है, सॉरी पौधा है और इस पौधे के अंदर सूर्य का प्रकाश जाता है। कहाँ पे? पत्तियों के ऊपरी भाग में। अब पत्तियों का जो नीचे वाला भाग है यहाँ पे छोटे छोटे रंध्र होते हैं। क्या होते हैं? रंध्र यानी छोटे छोटे छेद होते हैं। अब इन छेद के माध्यम से क्या होता है कि कार्बन डाइऑक्साइड इनके अंदर जाती है। एक तो सूर्य का प्रकाश आ गया पत्तियों के ऊपर, तो पत्तियां के पास में प्रकाश आते ही कार्बन डाइऑक्साइड इसकी तरफ आनी शुरू हो जाएगी और पेड़ पौधों में जड़ों के माध्यम से क्या जाएगा? जल जाएगी और खाद जाएगा। जड़ों के माध्यम से कहां पहुंचा? ये तना है और इस तने से वो पत्तियों के पास पहुंचा। किसी एक पत्ती के पास नहीं, सभी पत्तियों के पास में पहुंच जाएगा। यहाँ पे जितनी पत्तियां हैं वहां पे पहुंच जाएगी। अब ये पहुंचा और ये पत्तियां अपना इनका भोजन बनाएगी। किस कौन कौन मिलकर के? सूर्य का प्रकाश, कार्बन डाइऑक्साइड, जल और खाद। पत्तियों में भोजन बना और नई पत्तियां लगेगी और ये जो तना है बढ़ेगा और क्या लगेगा? फूल लगेगा और इससे क्या मिलेगी? निकलेगी वापस ऑक्सीजन निकलेगी। यानी एक तो पौधे का भोजन लग गया, यानी भोजन बनने के बाद में फल लग गया और एक साथ में क्या निकल रही है? ऑक्सीजन। यानी भोजन बनने के बाद, यानी पेड़ पौधों का भोजन जस्ट बनने के बाद में एक तो ऑक्सीजन निकलती है और दूसरे उनके फल लगते हैं। और जो पत्तियां हरी दिखती है वो पत्तियों में क्लोरोफिल पाया जाता है, इसके कारण हरी दिखती है और ये यहाँ से जल और खनिज आ रहे हैं। अब उम्मीद करता हूं कि आपको ये पूरा सिस्टम समझ में आ गया होगा। ठीक है ना? अब आगे देखो,
बूजो ने देखा कि कुछ पादपों की पत्तियां गहरी लाल, बैंगनी अथवा भूरे रंग की होती है। वह जानना चाहता है कि क्या इन पत्तियों में भी प्रकाश संश्लेषण होता है। देखो, पत्तियों के अतिरिक्त पादपों के दूसरे हरे भाग जैसे कि हरे तने एवं हरी शाखाओं में भी प्रकाश संश्लेषण होता है। मरुस्थलीय पादपों में वाष्पोर्जन द्वारा जल क्षय को कम करने के लिए पत्तियां सल्क अथवा सूल रूपी हो जाती है। इन पादपों के तने हरे होते हैं जो प्रकाश संश्लेषण का कार्य करते हैं। अब ये बता रहा है कि पश्चिमी मरुस्थलीय जो क्षेत्र है अपने जो राजस्थान में, बाड़मेर, जैसलमेर, पाकिस्तान बॉर्डर में जगह गांव है, वो में की जगह पेड़ पौधा है वे बहुत ही कम है, लेकिन वो की पत्तियां वे बहुत पतली पतली है। अब देखो, एक तो आप पत्ती देखोगे पीपल की, एक तो आप पीपल का पत्ता देखो। अब थामू कोई गांव को छोरो है, गांव का टाबर है, बे अगर आंकड़े की पत्ती देखें, आंकड़े को जो पत्तो है वो कितना मोटो होया करे, तो आंकड़े को पत्तो ठंडा है, आंकड़े को पौधो जल्दी क्यों बढ़े। अगर आप गांव में रहते हो तो एक आंकड़ा होता है जो महादेव जी के लिए बहुत ही लाभदायक माना जाता है। वो फल उसका जो होता है ना, उसके ऊपर डोडिये लगते हैं वो वाला, तो उस आंकड़े का जो पत्ता होता है वो बहुत मोटा होता है। आपने देखा होगा आंकड़ा जो है वो सबसे ज्यादा बड़ा होता है और सबसे अधिक तेजी से वो वृद्धि करता है, यानी तेजी से मोटा हो जाता है खेत के अंदर। क्यों होता है? क्योंकि वो उसकी पत्ती तो एक बहुत मोटी होती है, और पत्ती मोटी होती है तो उसके पास में भोजन भी ज्यादा बनेगा। भोजन क्या होगा? ज्यादा बनेगा। भोजन ज्यादा बनेगा तो वो अचानक से वृद्धि कर लेगा। और दूसरी बात देखो, अपने गुने नन्ही नन्ही खेजड़ियों हैं, खेजड़ियों है गांव में, और खेजड़ियों के जो है वो पत्तियां बहुत छोटी होती है और कांटे बहुत लगते हैं। तो उनमें प्रकाश संश्लेषण की विधि है, उसमें पत्तियां भी प्रकाश संश्लेषण करती है, साथ साथ में उनका तना भी प्रकाश संश्लेषण करता है। यानी जो पतली पतली डोपड़ी हो गई ना खेल डिगमा थे भाई हरी हरी होया करे, भाई बोंगो तनो तो वे जो डिगमा चौड़ा है जे, लेकिन बोंगी जगह डोखड़ा हुआ खेल डी होगा बे हरा हुआ या क्यों हुए? क्योंकि बोंग में भी क्लोरोफिल पाया जाए और बोंग माध्यम भी प्रकाश संश्लेषण हुए, ताकि तो बोंगे पत्तियां भी भोजन बना ले और डोखड़ा भी भोजन बना ले। अब दे देखो बावली, एक बिलायती बावली हो गए थे देखे हुए, तो आप गांव के बच्चे हैं, मेरी भाषा आपको समझ में आ रही होगी। गांव में एक बिलायती बावली हुए जगह की हूणो बहुत लंबी लंबी हुआ करे, तीखी तीखी, तो बी में किए हुए पत्तियों बहुत कम हुए लेकिन हूणो घनी हुए, तो बी में हूणो भी हुए नहीं, बे भी हरी हरी होया करे, जिते तक बे लीली हुए जिते तक फूके पास नहीं हरी होया करे लागते ही बे हरी क्यों हुए? क्योंकि बोंगे द्वारा भी भोजन बनाने की प्रक्रिया होया करे। बी में सूर्य के माध्यम प्रकाश अंदर जाए, फिर बाई कार्बन डाइऑक्साइड ले यो। अब एक क्रियाकलाप दिया हुआ है, एक ही प्रकार के पादपों में 2 गमले लीजिए, एक को अंधकार अथवा काले बॉक्स में बंद करके 72 घंटों के लिए अंदर रख दीजिए और दूसरे को सूर्य के प्रकाश में रखिए। दोनों पादपों की पत्तियों में आयोडीन परीक्षण इसी प्रकार कीजिए जैसे आपने कक्षा 6 में किया था। अपने अवलोकन को नोट कीजिए। अब उस गमले को जिसे आपने अंधकार में रखा था 3-4 दिन के लिए, उस 3-4 दिन के लिए सूर्य के प्रकाश में रख दीजिए। पुनः इसकी पत्ती पर आयोडीन परीक्षण कीजिए। अपने परीक्षण में अपनी जो परीक्षण हुआ उसको अपनी नोटबुक के अंदर लिखें। हरी पत्तियों के अतिरिक्त अन्य वर्णक रंग पत्तियों में भी क्लोरोफिल होता है, परंतु इन पत्तियों में उपस्थित लाल, भूरे अथवा अन्य वर्णक क्लोरोफिल के हरे रंग का प्रच्छादन कर देते हैं, अर्थात ढंग लेते हैं। इन पत्तियों में भी प्रकाश संश्लेषण होता है। अब मेरी भाषा में समझो, ये क्रियाकलाप ये कह रहा है कि आपको 2 गमले लेने, एक को धूप के अंदर रखना है, दूसरे को एक बंद कमरे के अंदर रखना है। अब फिर बाद में ये कह रहा है कि 3-4 दिन रखिए और उसके बाद में जो भी प्रक्रिया, जो भी उसके अंदर जो प्रभाव या नियम आए हैं उसको देखिए, या उसके अंदर जो बदलाव आए उसको देखिए। तो अब सूर्य के प्रकाश में रखा है वो तो बढ़िया अच्छी तरीके से भोजन बनाएगा, अच्छी तरीके से बढ़ेगा और विकास करेगा और वृद्धि करेगा। लेकिन जो आपने बंद कमरे के अंदर रखा है वो वृद्धि और विकास नहीं करेगा और मुरझा सा हो जाएगा, और उसकी जो पत्तियों का जो हरा रंग है वो क्लोरोफिल है वो कम हो जाएगा और उनकी पत्तियों का जो रंग है लाल पीला होना लगना शुरू हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि उसको सूर्य का प्रकाश नहीं मिला। और किसी भी पौधे को जब तक सूर्य का प्रकाश नहीं मिलता है तब तक वो उसके अंदर भोजन नहीं बना सकता है, इसीलिए इसको कहा जाता है प्रकाश संश्लेषण। अब अगर मैं आपको कहूं कि आप प्रकाश संश्लेषण पर बताइए तो आपको ये सारी चीजें आनी जरूरी है कि सूर्य का प्रकाश पौधे की पत्तियों पर पड़ता है। पौधे की पत्तियों पर पड़ने के बाद उसके जो पत्तियों में जो छोटे छोटे रंध्र होते हैं वो बड़े हो जाते हैं, जिसके माध्यम से कार्बन डाइऑक्साइड पत्तियों के अंदर चली जाती है तथा जड़ों के माध्यम से जल एवं खनिज पत्तियों तक तने की सहायता से पहुंचाया जाता है तथा पत्तियों में पेड़ पौधों का भोजन बनता है, जिससे पेड़ पौधे में वृद्धि होती है, विकास होता है तथा वापस वो फूल तथा ऑक्सीजन के रूप में अपने भोजन को समाप्त करते हैं। ठीक है, आगे देखो, आपने गिरी दीवारों पर तालाब अथवा ठहरे हुए जलाशय में हरी अवपंकी काई जैसे पादप देखा हो। अब आप अपने मई बरन को मौसम है, हमें बारिश हो रही है, तो आप छत पर जाओगे ना, जैसे कि आपका ये छत है, ये छत की बाउंड्री है ऊपर वाली दीवार और ये यहाँ पे छत बनी हुई है, और इसके पास में आप देखोगे ऐसी हरी हरी कुछ जमी हुई होगी जिसको अपन काई कहते हैं।
ठीक है ना, काई कहते हैं जिसको, क्या नाम है, अवपंकी या फिर काई जैसे पादप देखे होंगे। या फिर आपने रोटी अगर टिफिन के अंदर बना रखी है और 2-3 दिन बाद अगर आप टिफिन को खोलोगे तो उसके ऊपर हरी हरी सी कवक या फफूंद टाइप कुछ जमा हुआ दिखाई देगा, आपने देखा होगा। तो ये सामान्यतः कुछ जीवों की वृद्धि के कारण है, जिनको शैवाल कहते हैं। जिनको क्या कहते हैं, शैवाल कहते हैं। अगर आपने दाल कुकर के अंदर बना के रखी है और कुकर 3-4 दिन तक आपकी मम्मी अगर उसको साफ नहीं करती है तो दाल के ऊपर भी हरी हरी सी कवक जम जाती है, जिसको अपन साइंस में क्या कहते हैं, शैवाल कहते हैं। ठीक है, या आपने छत के ऊपर देखा हरी हरी सी काई जमी हुई है, उसको भी क्या कहते हैं, शैवाल कहते हैं। क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि इनका रंग हरा क्यों होता है? इनमें क्लोरोफिल होता है जिसके कारण ये हरे दिखाई देते हैं। शैवाल भी प्रकाश संश्लेषण द्वारा अपना भोजन प्राप्त करते हैं। अब ये चीज ये बता रहा है कि जो इनमें हरी हरी काई जमी होती है या जो आपके शैवाल होते हैं वो भी क्या करते हैं, स्वपोषी होते हैं और वो भी अपना भोजन है स्वयं बनाते हैं प्रकाश की सहायता से। तो ध्यान रखना, शैवाल भी क्या है, स्वपोषी है। मैं यहाँ पे क्या लिखूं, शैवाल क्या है, स्वपोषी है। स्वपोषी का मतलब क्या हुआ, ये भी अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। तो अगर स्वयं बनाने वाले जो पौधे या पत्तियां या जो चीजें होती है वो किसके माध्यम से बनाती है, सूर्य के माध्यम से बनाती है। इसका मतलब वो भी प्रकाश संश्लेषण के अंतर्गत अपना भोजन बनाते हैं और वो हरे होते हैं। इसके पीछे कारण क्या है कि उनके अंदर क्लोरोफिल पाया जाता है। तो ये आप अपनी मम्मी को उदाहरण देके बता सकते हैं कि मम्मी ये हरी इसलिए है क्योंकि इसके अंदर क्लोरोफिल पाया जाता है। और ये एक प्रकार के स्वपोषी शैवाल है, इनको शैवाल कहा जाता है। और ये एक प्रकार के स्वपोषी शैवाल है। और स्वपोषी शैवाल वे होते हैं जो अपना भोजन स्वयं प्रकाश संश्लेषण विधि के द्वारा बनाते हैं। ठीक है, आगे देखो, पादपों में कार्बोहाइड्रेट के अतिरिक्त अन्य खाद्य का संश्लेषण। अभी आपने पढ़ा कि प्रकाश संश्लेषण प्रक्रम द्वारा पादप पौधे यानी कार्बोहाइड्रेट का संश्लेषण करते हैं। कार्बोहाइड्रेट कार्बन और हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन से बनते हैं। इनका उपयोग खाद्य के अन्य घटकों के संश्लेषण में होता है, परंतु प्रोटीन नाइट्रोजनी पदार्थ हैं जिनमें कार्बन ऑक्सीजन एवं हाइड्रोजन के अतिरिक्त नाइट्रोजन भी होती है। पादपों को नाइट्रोजन कहां से प्राप्त होती है, याद कीजिए, वायु में नाइट्रोजन गैसीय अवस्था में प्रचुर मात्रा में पाई जाती है। आपने देखा होगा 6 क्लास के अंदर आपने पढ़ा होगा कि वायुमंडल जो है उसके अंदर 78% है वो आपकी नाइट्रोजन है और 21% आपकी है वो ऑक्सीजन है। ठीक है, अब पेड़ पौधों को नाइट्रोजन कैसे मिलती है, तो पेड़ पौधों को जमीन के माध्यम से, जड़ों के माध्यम से नाइट्रोजन मिलती है। ऐसा है नहीं कि पत्तियों के माध्यम से वो नाइट्रोजन लेते हैं, ऐसा नहीं होता है। ये जो पेड़ है, इस पेड़ के यहाँ जड़ों के अंदर जाती है नाइट्रोजन, फिर नाइट्रोजन जड़ों के माध्यम से इसके ऊपर आ जाते हैं, तने से होती हुई पत्तियों के पास में जाकर के अपना भोजन बनाने में सहयोग करती है नाइट्रोजन। ठीक है, आगे देखो, परंतु पादप इसका अवशोषण इसी रूप में नहीं कर सकते। मिट्टी में कुछ विशेष जीवाणु होते हैं जो गैसीय नाइट्रोजन को उपयोग यौगिक में परिवर्तन कर मृदा में निर्मुक्त कर देते हैं और ये विलेय पदार्थ पादपों द्वारा जल के साथ अवशोषित होकर जड़ के माध्यम से पादप में चले जाते हैं। संभवतः आपने देखा कि किसान अपने खेत में उर्वरक तथा खाद डालते हैं जिसमें नाइट्रोजनी पदार्थ की प्रचुर मात्रा होती है और इस प्रकार अन्य संगठकों के साथ पादपों की नाइट्रोजन की मांग की आपूर्ति होती है, इसके पश्चात पादप खाद्य के अन्य संगठकों जैसे प्रोटीन एवं वसा का संश्लेषण करते हैं। देखो, इसने ये समझाया कि भाई अपने ये चीज देखी कि भाई CO2 भी लेता है, जल भी लेता है, खनिज भी लेता है और प्रकाश भी लेता है, लेकिन नाइट्रोजन पेड़ पौधे कैसे लेते हैं? तो अभी ये बताया गया कि भाई जो किसान खाद जमीन के अंदर फेंकते हैं या मिट्टी में मिलाते हैं, जैसे यूरिया हो गई या फिर गोबर की खाद हो गई, तो इसको जमीन के अंदर फेंकते हैं तो ये जमीन के अंदर रस करके मिट्टी में मिल जाती है और इनके अंदर नाइट्रोजन होता है जो जड़ों के माध्यम से होते हुए पानी के साथ में मिल करके पत्तियों के तक पहुंच जाता है। ठीक है, आगे देखो, पादपों में पोषण की अन्य विधियां। कुछ पादप ऐसे भी होते हैं जिनमें क्लोरोफिल नहीं पाया जाता, वे अपना भोजन संश्लेषित नहीं कर सकते। वे कैसे जीवित रहते हैं तथा पोषक किस प्रकार प्राप्त करते हैं? मनुष्य एवं अन्य प्राणियों की तरह ये पादप भी अपने पोषण के लिए अन्य पादपों द्वारा निर्मित खाद्य पर निर्भर रहते हैं। अब देखो, ये जितने भी पेड़ पौधे हैं उनमें सब पेड़ पौधे ऐसे नहीं है कि वो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। कुछ एक अपवाद ऐसे पौधे हैं जो अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते, दूसरे पादपों के ऊपर निर्भर रह के बनाते हैं। तो वो कैसे हो जाएंगे, विषमपोषी होंगे या समपोषी होंगे? बताओ भाई। ऐसे पादप, देखो मैंने पहली चीज आपको ये बताई कि जितने भी पेड़ पौधे वो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, इसलिए उनको स्वपोषी कहा जाता है। लेकिन अपवाद के रूप में कुछ पादप ऐसे हैं जो भोजन अपना स्वयं नहीं बनाते, उन्हें स्वपोषी नहीं कह करके विषमपोषी प्रणाली के अंतर्गत प्रयोग लिया जाएगा। जैसे चित्र 1.5 को ध्यान से देखिए, क्या आपको एक वृक्ष के तने एवं शाखाओं से लपटी रस्सी नुमा पीले रंग की संरचना दिखाई देती है? ये अमरबेल का पादप है, इसमें क्लोरोफिल नहीं होता। ये भोजन उस पादप से प्राप्त करते हैं
उस पादप से प्राप्त करते हैं जिस पर ये आरोहित होते हैं। जिस प्रकार ये आरोहित होते हैं वे पादप परपोषी कहलाता है, क्योंकि अमर बेल जैसे पादप परपोषी को अमूल्य पोषकों से वंचित कर देते हैं, अतः इन्हें परजीवी भी कहते हैं। देखो क्या हम अन्य जंतु, देखो यहाँ एक बेल दिख रही है, ये किसकी सहायता से फैली हुई है भाई? आपने एक बेल लगाई, यहाँ बेल है, वो बेल ऐसे चल ही नहीं सकती, कोई ना कोई उसको पेड़ की आवश्यकता चाहिए। तो यहाँ से ये पेड़ है, इसके ऊपर चढ़ गई, जैसे देखो यहाँ से ये चढ़ रही है, यहाँ से ये इसके ऊपर चढ़ गई पेड़ के ऊपर, और ये पेड़ के ऊपर पूरी तरीके से फैल गई पीले पीले रूप में। तो ये किसकी सहायता से फैल रही है? बड़े वाले पेड़ की सहायता से फैल रही है, ना कि खुद फैल रही है, बड़े वाले पेड़ की सहायता से फैल रही है, इसलिए इसको क्या कहा जाता है? परपोषी। तो आपको पूछा जाएगा किसी परपोषी एक पादप का नाम बताइए, तो आप क्या नाम बताओगे? अमर बेल। कैसी बेल? अमर बेल। और इसी को क्या कहा जाता है? परजीवी कहा जाता है, यानी दूसरे जीवों के ऊपर निर्भर रहने वाली जो जीव होते हैं, जो पादप होते हैं, उन्हें परजीवी कहा जाता है। आगे देखो, भी पादपों पर परजीवी हैं, आपको इस पर विचार करना चाहिए, अपने अध्यापक से इस विषय पर चर्चा कीजिए। तो मैंने आपको इसको बता दिया। आगे देखो, पहली जानना चाहती है कि क्या हमारा रक्त सूचने वाले मच्छर, खटमल, जूं एवं जौ जैसे जीव भी परजीवी है या नहीं है? बिल्कुल परजीवी है। अब मच्छर आपको काटता है तो वो किसके ऊपर निर्भर है? आपके ऊपर निर्भर है। लाइट गई और मच्छर अपनी बैंड बजाते हैं, या फिर जो खटमल होती है वो भी एक प्रकार की, या फिर आपके कभी सर में जुएं पड़ी होगी, तो जूं भी एक प्रकार की क्या है? परजीवी है। क्या है? परजीवी, यानी दूसरे जीवों के ऊपर निर्भर रहती है। परजीवी, या इसको विषम पोषण कहा जाता है, विषम पोषण, या फिर इसी को कहा जाता है विषम पोषी, जो दूसरे जीवों के ऊपर निर्भर रहते हैं, विषम पोषी। ठीक है। क्या आपने ऐसे पदार्थों को देखा है अथवा उनके विषय में सुना है जो जंतुओं का भक्षण करते हैं? अब कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं या कुछ पौधे ऐसे होते हैं जो क्या करते हैं? जीवों को खाते हैं। कुछ ऐसे पादप भी हैं जो कीटों को पकड़ते हैं तथा उन्हें पचा लेते हैं। क्या ये विषमयकारी नहीं है? ऐसे पौधे हरे या अन्य किसी रंग के हो सकते हैं। चित्र 1.6 के अंदर पादप को देखिए, इसकी घड़े यानी गठ के समान दिखाई देने वाली संरचना वास्तव में इसकी पत्ती का रूपांतरित भाग है। पत्ते का शीर्ष भाग घड़े का ढक्कन बनाता है और घड़े के अंदर अनेक रोम होते हैं जो नीचे की ओर ढलकते रहते हैं, अर्थात अधोमुखी होते हैं। जब कोई कीट घड़े में प्रवेश करता है तो ये उसके रोमों के बीच में फंस जाता है और घड़े में उपस्थित पाचक रसों द्वारा कीटों का पाचन हो जाता है और कीट का भक्षण करने वाले ऐसे पादप को कीट भक्षी पादप कहा जाता है। अब कुछ पेड़ पौधे ऐसे होते हैं जो जीवों को खाते हैं, जैसे कि ये रहा एक कीट, ये जो घट भरणी पादप है जिसका नाम है पिचर पादप, और ये एक घड़े के समान संरचना वाला पादप है और इसको कहा जाता है कीट भक्षी पादप, कीट भक्षी पादप। अब कुछ पौधे ऐसे होते हैं जो जीवों को खाते हैं, उनको कीट भक्षी पादप कहा जाता है। जैसे ये ऐसा पौधा होता है। अब इसके अंदर भोजन प्रकाश संश्लेषण विधि के द्वारा नहीं बनता। अब यहाँ पे कोई जीव या मक्खी आया है और ये मक्खी जस्ट इसके अंदर जाएगी कुछ चीज लेने के लिए। अब इसके अंदर रस लगा होता है तो वो लेने के लिए जो ही अंदर जाएगी तो ये ढक्कन बंद हो जाएगा। जैसे दिख रहा है आपको ये ढक्कन डप करके ऐसे बंद हो जाएगा और वो पौधा के अंदर वो बेचारा यहाँ फंस जाएगा। फिर क्या हो जाएगा, इसको वो पींच करके उसके अंदर से जितना भी मैटर है वो निकाल दिया जाएगा और वो ऐसे लटकते हुए पत्ती के पास में चला जाएगा। जैसे देखो ये इसमें वो मर गया अंदर जाते ही, फिर ये यहाँ से होते हुए जो रस है वो पत्तियों के अंदर चला जाएगा और ये पौधा है वो आगे बढ़ जाएगा और ये ऐसे बढ़ेगा आगे और इस तरीके से। ठीक है ना। तो यहाँ तक आपने पढ़ लिया। उसके बाद में मृत जीवी के बारे में अपन कल के वीडियो में बातचीत करेंगे। और अभी मैं आपको बता देता हूँ ये घटपर्णी जो पादप है इसके बारे में बता देता हूँ, है ना, वीडियो के माध्यम से बता देता हूँ कि किस तरीके से अपना भोजन बनाता है। ठीक है, ठीक है, ओके। वीडियो मिल गई मुझे, इसको देखो थोड़ी देर। घटपर्णी पादप का प्रोसेस है। तो नेक्स्ट अपन बात करेंगे अगले वीडियो के अंदर, कहां से? मृत जीवी से बात करेंगे, नेक्स्ट क्लास के अंदर बातचीत करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय। अगर वीडियो अच्छी लगी है, जानकारी समझ में आई है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और साथ ही साथ इस चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें।